Namaskar. Today we will discuss weathering, erosion, transportation as well as deposition. So one common term is used for all these terms, that is the denudation. 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 Denudation means anachhadan. Denudation means anachhadan. Denudation is the geomorphic process that changes the landscape. It is the external force, it is the exogenetic force that work over the surface. And what we are including under the denudation? Number one is the weathering. Number one is the weathering. Next one is the erosion. Next one is the weathering, erosion, transportation. Next one is the deposition. तो डेनुडेशन क्या है? अनाच्छादन, जिसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं हों उसके लिए एक सिंगल टर्म है डेनुडेशन। अर्थ की जो ऊपरी लेयर है, जो सतह है, उसकी एक तरह से ये उसको समतल करती है, बराबर करती है। डेनुडेशन जो है अर्थ में को जो है बराबर करती रहती है और साल भर ये प्रोसेस चलता रहता है। वेदरिंग से स्टार्ट होती है और ये डिपोजिशन तक एंड हो जाता है। इसको अगर हम ये कह दें कि एक प्रोसीजर है जो कि लैंडस्केप को शेपिंग करती है, उसके मतलब फीचर्स को, कैरेक्टर्स को बदलती रहती है और उसको जो है समतल करती रहती है, तो इसी को हम कहते हैं डेनुडेशन। इसके अंतर्गत जो है क्या है? वेदरिंग होता है, इरोजन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। अब सीक्वेंस साइज हम एक तरफ से सबको डिस्कस करते हैं। बस एक टर्मिनोलॉजी में अगर हम समझें तो इसको क्या कहा जाएगा? वेदरिंग। वेदरिंग का मीन्स हो गया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट इट्स ऑन प्लेस। वेदरिंग यानी रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाए, लूज हो जाए, डिकॉन्सोलिडेट हो जाए अपनी ही जगह पे। तो डिकॉन्सोलिडेशन ऑफ द रॉक इन सीटू ड्यू टू द वेदरिंग फेनोमेनास, ड्यू टू द वेदरिंग एलिमेंट्स, ड्यू टू द वेदर एलिमेंट्स, रॉक अपनी ही जगह पे बारीक बारीक टुकड़े में टूट करके उसका जो पकड़ और जकड़ है वो अलग हो जाए अपनी ही जगह पे, तो उसको वेदरिंग कहा जाएगा। इरोजन का मतलब होगा हमारा जब यही रॉक, कोई भी रॉक जब अपनी जगह पे टूट करके अलग हो जाए अपने मेन रॉक मतलब कि पेरेंट रॉक से, अब ये टुकड़े जो है, यही टुकड़े कहीं पे मूव करने लगे, तो मूवमेंट के साथ साथ क्या है इसमें? इरोजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट प्लस डिसइंटीग्रेशन, डिकॉन्सोलिडेशन, डिसोलिडिफिकेशन, लूजनिंग ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग द मूवमेंट। जब रॉक कहीं से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और उस मूवमेंट के दौरान इसमें बारीक बारीक टुकड़ों में टूटने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। तो क्या लिख देंगे यहां पे कि डिसइंटीग्रेशन, डिकॉन्सोलिडेशन या लूजनिंग ऑफ द रॉक्स ड्यूरिंग द मूवमेंट्स। जब रॉक एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? और वो टुकड़े में टूटती रहती हो, तो इसी को इरोजन कहते हैं। दोनों में माइनर डिफरेंस है। यहां पे क्या है कि डिसइंटीग्रेशन इसमें भी है, इसमें भी है। यहां पे इन सीटू है। इन सीटू का मतलब कि इट्स ऑन प्लेस,
इस नेटिव प्लेस जहां पे रॉक की ओरिजिन है वहीं पे वो टुकड़ों में टूटने लगे। यहां पे क्या है, टुकड़ों में टूटे इस कंडीशन में जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। अब एक चीज क्या होती है, रॉक बारीक बारीक टुकड़ों में टूट चुकी, वही रॉक क्या होता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब कोई भी रॉक अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होंगे, कुछ कैरियर होंगे जो इस पे फंक्शन करेंगे, जो इस पे वर्क करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एजेंट कौन कौन से हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग एजेंट्स काम करते हैं। नंबर एक पे हम कह सकते हैं कि विंड, नंबर एक पे हमारा मान के चलिए कि ये विंड हो गया। नंबर दो जो है वाटर रन ऑफ, वाटर रन ऑफ यानी पानी का बहना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हो सकता है कि इसी में जो है ग्लेशियर मूवमेंट्स, ग्लेशियर ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारा हो सकता है इसी में जो है सी वेव्स, सी वेव्स। अंडरग्राउंड वाटर फ्लो, यानी कि एक और हो सकता है कि अंडरग्राउंड वाटर फ्लो, जमीन के अंदर जो पानी बह रहा हो, ये जमीन के सरफेस वाला मैंने मान लिया तो जमीन के ऊपर भी बह रहा हो, अंदर भी बह रहा हो, तो ये सारी के सारी कंडीशन जो होती हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। विंड वाला मोस्ट पॉपुलर कहां पे है, यानी कि रॉक एक जगह से दूसरी जगह विंड के द्वारा जब मूव करती है तो ये डिजर्ट एरियाज में, ड्राई रीजन में, ये कहां पे है, डिजर्ट में, ड्राई रीजन में, ये जो है ज्यादा कॉमन है। वाटर रन ऑफ जो है ये कहां पे है, वेट एरियाज में, वेट एरियाज में। वेट एरियाज का मतलब कि हमारा ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन में, मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन में, ट्रॉपिकल एज वेल एज द इक्वेटोरियल, जहां बारिश होती है बहुत ज्यादा, मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन में जहां भी बारिश अच्छी खासी होती है, ये सारे के सारे जो है इसमें होंगे, वाटर रन ऑफ होगा। ग्लेशियर जो है, या तो ग्लेशियर वाला वर्क कहां पे होगा, या तो ये जो हाई ये अल्टीट्यूड्स, हाई अल्टीट्यूड्स, दूसरा हमारा जो है हाई लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड या हायर लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, यहां पे जो है ये ग्लेशियर बनता है। हाई अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, पहाड़ की ऊंचाई पे, जितना ऊंचा हम जाते हैं उतने ही ऊंचे पे हमें ये ग्लेशियर मिलता है। ट्रॉपिकल एरियाज में हिमालय में ग्लेशियर हमारा लमसम जो है 3700 मीटर या उसके ऊपर जो हम जाते हैं तो ये ग्लेशियर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये टेम्परेट रीजन में जाएंगे तो वहां पे और कम ही हाइट पे ग्लेशियर हमको मिलेगा। पोलर एरियाज में अगर हम जाएंगे, यानी कि हायर लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स का मतलब कि पोलर एरियाज, पोलर एरियाज में हमें ग्लेशियर जो है परमानेंट सरफेस पे ही मिलेगा, तो ये क्या है कि हाई लैटिट्यूड्स हो जाएगा। ये ग्लेशियर मूव करते रहते हैं, जब ये मेल्ट होते हैं तो ये मेल्ट होते समय क्या है कि जहां पे जमा होते हैं तो वहां पे की रॉक्स को एक तरह से पकड़ बना लेते हैं, उसको अपने ग्रिप में ऐसे जकड़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पलकिंग, पलकिंग ऑफ द रॉक्स बाय द ग्लेशियर। और इसको पलक कर करके, इसको निचोड़ करके इसको कुरेदते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इस तरह से ये वाला कंडीशन हो जाता है ग्लेशियर वाला। सी वेव्स का मतलब कि जो सी वेव्स जो है ये कोस्टल एरियाज में इसका एक्शन होता है, और या तो ला करके ओशन से अच्छा खासा डिब्रिस या सेडिमेंट्स पास में जमा कर देता है कोस्ट में, या कोस्ट को ये काटता छाटता रहता है सालों साल, और इस तरह से जो है ये डिब्रिस या मलबा जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता रहता है। तो ये सारे के सारे एजेंट हो गए। ये कहां पे फंक्शन पाया जाएगा, हमारा कोस्टल एरियाज में। ये वाला हमारा जो है मान के चलिए हिमालय का हाई अल्टीट्यूड, यानी ऊंची हिमालय का जो अपर वो है, यानी कि लेजर हिमालय में भी कुछ जगहों पे है, मैक्सिमम जो है हायर ग्रेटर हिमालय में है। ये हमारा पोलर एरियाज में ही है। ये क्या है कि वाटर रन ऑफ ये हमारा इन एरियाज में पाया जाता है। ये विंड जो हमारा डिजर्ट एरियाज में मोस्टली कॉमन है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज में भी डिजर्ट विंड से काफी मतलब कि कॉमन है। तो इस तरह की ये सारे के सारे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि डिपोजिशन। ये डिपोजिशन क्या होगा कि रॉक्स कभी कभी, रॉक्स यही कभी कभी डिपोजिट हो जाती है कहां पे, एरिड एरियाज में, एरिड एरियाज में या डिजर्ट्स में, एरिड एरियाज या डिजर्ट्स में। ये रॉक्स कभी कभी जो है वाटर बॉडीज में जमा होती है, वाटर बॉडीज में यही रॉक आकर के जमा हो जाएगी, बॉडीज में आकर के जमा हो जाएगी। इस तरह से कभी डिजर्ट्स में यानी कि सूखे इलाके में, कभी गीले इलाके में,
और इसके आधार पे जो है ये कभी वैसे जनरल जो है हमारा जो है प्लेन पे ऐसे कहीं पे प्लेटू टाइप और माउंटेनियस रीजन टाइप एक जगह से उड़ करके रॉक जमा होती रहती है। तो ये सारी कंडीशन इसमें पाई जा सकती हैं। ये डिपॉजिट अगर यहाँ पे होती है डिजर्ट्स एरियाज में, या डिजर्ट्स का सेडिमेंट्स आकर के उड़ करके कहीं दूसरी एरियाज में थोड़ी दूर पे जाता है तो लोएस्ट प्लेन बनाता है, सैंड ड्यून्स बनाता है, सीप बनाता है। इस वाली कंडीशन में वाटर बॉडीज में अगर होगा तो क्या होगा कि अलुवियल फैन का मतलब दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं, जो आपका रिवर गंगा या हिमालयन रिवर्स ला करके अपने फ्लड प्लेन एरियाज में स्प्रेड कर देते हैं। या जो है आर्गिलेशियस रॉक्स, जैसे कि मुंबई है, मुंबई का मतलब कि जो पहले ये आइलैंड था सियाल सेट आइलैंड था, मुंबई क्या था, ये सियाल सेट आइलैंड था। जब ये पुर्तगीज आए इंडिया तो उन लोगों ने पहले यहाँ पे अपनी कॉलोनी सेटल की और मुंबई को शायद कि वो पुर्तगीज ने जो है बेच दिया था ब्रिटिश को और मैरिज में एज ए डाउरी दिया गया था ये। तो उस टाइम ये सियालसेट आइलैंड हुआ करता था। और सियालसेट आइलैंड का मतलब क्या है कि ये मान के चलिए जैसे ये इंडिया है, सपोज दैट ये इंडिया इस तरह से, तो ये एक आइलैंड हुआ करता था, डायरेक्टली इससे मिला नहीं था। और ये हुआ क्या कि कई सालों तक इस पे जो है सी वेव्स काम करती रही। सी वेव्स का मतलब कि ला करके ऐसे यहाँ पे मलबा ऐसे जमा होता रहा। तो एक टाइम ऐसे ये लेयर बनी, फिर ये लेयर बनी, फिर ये लेयर बनी, ऐसे लेयर बनती रही। एक टाइम ऐसा आया इस तरह से, कुछ मुंबई वाला जो है पूरा ऐसे मतलब कि इस तरह से मेन बॉडी लैंड से मान लीजिए कि ये इंडिया है, अब ये मुंबई इस तरह से ला करके मेन बॉडी लैंड से इस तरह से कुछ ऐसे बन करके क्रिएट हो गई। तो ये क्या है, आर्गिलेशियस है। कई सालों तक ये डिकम्पोज होती रही, डिसइंटीग्रेट होती रही, कंपैक्ट होती रही और ला करके जो है डिब्रिस या सेडिमेंट्स ये कोस्टल पार्ट्स में ऐसे लीनियर फॉर्म में इसको सी वेव ने आकर के जमा कर दिया और ये मुंबई एक तरह से आइलैंड्स बन गया। बाद में ही मुंबई जो है और फर्दर इस पे जो है अपग्रेडेशन होता रहा, यानी कि और भी मलबा इस पे जमा होता रहा और ये मेन लैंड से कनेक्ट हो गया। इस तरह से यहाँ पे एक तरह से पहले ये सियालसेट आइलैंड था, तो ये आर्गिलेशियस रॉक जो है वाटर बॉडीज में जमा हुई, उसी का ये बना हुआ मुंबई है। प्लेन एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लोएस्ट प्लेन हो गया या रिवर का अलुवियल प्लेन है, अलुवियल फैन है, ये ला करके जमा हो जाता है। तो ये सारा का सारा फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, डेनुडेशन। अब डेनुडेशन क्या यहां इससे क्रिएशन क्या होता है, लैंड फॉर्म फीचर में बदलाव आता है। कहीं कहीं पे लैंड फॉर्म जो है इरोड हो जाती है, इरोड हो करके वहां की मिट्टी जो है कट करके घिस करके अपक्षय होकर के वो दूसरी जगह चली जाती है, तो एक तरह से वो प्लेन हो जाता है या वो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो दोनों कंडीशन आ सकती है कि कोई भी अंडुलेटिंग सरफेस है, अनइवन सरफेस है, वहां पे जो है रग्ड टेरेन है, वो क्या है प्लेन में क्रिएट होने लगता है, तो उसका रिजल्ट हमें ये मिला। दूसरा चीज क्या होता है, कहीं की डिप्रेशन भी क्रिएट हो सकता है इसके इरोजन के कारण। अच्छा, अब हम सीक्वेंस वाइज इसके बारे में बातें करते हैं। एक तो ये डिस्कस कर लेते हैं आज, दूसरा ये डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये जो डिपोजिशन है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम लैंडफॉर्म फीचर्स में डिस्कस करेंगे कि लैंडफॉर्म फीचर्स फाउंड बाय द विंड, लैंडफॉर्म फीचर्स फाउंड बाय द ग्लेशियर, तो एंड कास्ट टोपोग्राफी या जो है ओशनिक कोस्टल एरियाज की जो फीचर्स हैं, टोपोग्राफी है, उसके बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे आज हम कोशिश करेंगे इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। Weathering. What is the weather? The diurnal phenomena of weather elements. वेदर एलिमेंट्स का एक दिन का जो अपना फेनोमेना है, जिसके कारण कभी बारिश होती है, जिसके कारण कभी कभी जो है टेम्परेचर घटता या बढ़ता है, कभी क्लाउडीनेस होता है, कभी जो है ओला पाला सब कुछ गिरता रहता है। ये सारी के सारे जो ड्यूरनल फेनोमेनाज होते हैं उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। तो एक तरह से ये प्रोसेस है जो कि वेदर एलिमेंट्स के द्वारा एक दिन में जो बदलाव लाता है या जो भी रिकॉर्ड्स या कैरेक्टर्स डेवलप होता है हमारे सामने आता है, उसी को हम वेदर कहते हैं या वेदरिंग कहते हैं। कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं वेदर के? वेदर के हमारे एलिमेंट्स में से नंबर 1 पे देखिए सनशाइन हो गया, सूरज की रोशनी हो गई। नंबर 2 पे क्या हो गया हमारा जो है रेनफॉल हो गया। सनशाइन का मतलब कि मान के चलिए कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। डे टाइम में टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है,
नाइट में भी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है। रेनफॉल का मतलब कि जो है बारिश होती है, कहीं बारिश कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, तो उसी तरह से इसका असर पड़ेगा। उसके अलावा जो है इसमें फ्रॉस्ट ले लीजिए आप, ये इसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है। फ्रॉस्ट के बाद ड्यू का भी रोल होता है, और कुछ ऐसे ही चीजें हैं। तो ये क्या कहलाती है हमारी जो है वेदरिंग, यानी कि वेदर। इस वेदर के कारण जो है ये टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण ही जो विंड मूव करती है, प्रेशर जो है क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण। तो ये सारे के सारे जो फेनोमेनाज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये वेदर के एलिमेंट्स ही हैं। और इन एलिमेंट्स के द्वारा अर्थ सरफेस पे, मेनली अर्थ सरफेस के ऊपरी हिस्से पे या थोड़ा बहुत डेप्थ में कह लीजिए, जो बदलाव होता है, उस बदलाव के कारण जो रिजल्ट आता है उसी को हम वेदरिंग कहेंगे। ये वेदर के द्वारा ये रिजल्ट आया। तो वेदर क्या है? ये एक तरह से कि वेदर फेनोमेना के द्वारा अर्थ सरफेस पे जो फंक्शन, जो कंडक्शन अकर्ड होती है, और उसके कंडक्शन या फंक्शन के द्वारा, यानी इस एलिमेंट्स के फंक्शन के द्वारा कुछ बदलाव आते हैं अर्थ सरफेस पे, और उस बदलाव से जो लैंडस्केप है वो एक अलग स्पेशल किस्म का जो है रूप धारण कर लेता है, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। अब जब ये रूप धारण करता है तो इसमें होता है क्या है, या तो ज्यादा मतलब कि सॉयल जो होती है या जो रॉक होती है, जो अपर लेयर सरफेस का है, वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, डीकॉन्सोलिडेट होने लगता है। तो इसी को हम फिर क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। वेदरिंग क्या है हमारा? अपर जो है अपक्षय। तो इसको लिख सकते हैं यहां पे डिफिनेशन के तौर पे वेदरिंग में जो है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, या डीकॉन्सोलिडेशन, या लूजनिंग, कुछ भी कह सकते हैं हम, लूजनिंग ऑफ रॉक एट सरफेस या नियर टू सरफेस, या नियर टू सरफेस, या नियर टू सरफेस, disintegration of rock at surface, near to surface, due to the weathering elements in situ, due to the weathering elements, due to the weather elements या weather phenomena। रॉक अपनी ही जगह टुकड़ों में टूट जाए, ये जो है लूज हो जाए, उसकी जो पकड़ है, उसकी ग्रिपिंग, ये कहां पे होगी? सरफेस के ऊपर, अपनी ही जगह पे, कहीं मूव नहीं करेगी। जहां पे रॉक्स पहले से अवेलेबल है वहीं पे ये रॉक्स जो है अपनी ही जगह पे, इन सीटू को मतलब क्या है? एट इट्स नेटिव प्लेस, एट इट्स नेटिव प्लेस, अपनी ही जगह पे रॉक्स टुकड़ों में टूट जाए, उसके ग्रेन्स, उसके क्रिस्टल स्मॉल साइज के होने लगे, हो जाएं। और क्यों होंगे ये? वेदरिंग एलिमेंट्स के कारण। वेदरिंग एलिमेंट्स के क्या है हमारा? जैसे कि रेनफॉल, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, इस तरह की चीजें जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स रॉक्स को लूज कर दें, डिसकॉन्सोलिडेट कर दें अपनी ही जगह पे, तो उसको वेदरिंग कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ब्रेक अप ऑफ द रॉक एट इट्स ऑन नेटिव प्लेस बाय द वेदर एलिमेंट्स। ब्रेक अप ऑफ द रॉक्स एट इट्स नेटिव प्लेस बाय द वेदर एलिमेंट्स इज नोन एज द वेदरिंग। यानी रॉक्स अपनी ही जगह पे टूट जाए वेदर एलिमेंट्स के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। अब वेदरिंग होते कितने तरह के हैं? इन वेदरिंग को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। अपक्षय जो वेदरिंग यानी कि जो है अपक्षय, इट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वेदरिंग को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। नंबर 1 पे जो है फिजिकल वेदरिंग,
दूसरा हमारा जो है केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हमारा जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल का मतलब हो गया हमारा भौतिक, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, और बायोलॉजिकल का मतलब हो गया हमारा जो है प्राण विर्गीय अपक्षय, प्राण विर्गीय अपक्षय। अब सीक्वेंस वाइज एक एक तरफ से हम दो सबकी बातें करते हैं। तो नंबर 1 पे हम ले लेते हैं हमारा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग को जो है फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ड्यू टू द फिजिकल वर्क, ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो क्या कहा जाएगा फिजिकल को? डिस इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द मैकेनिकल एक्शन, due to the mechanical action, disintegration of the rock due to the mechanical action without any chemical reaction, without any chemical reaction। रॉक्स टुकड़े में टूट जाए मैकेनिकल एक्शन के द्वारा, फिजिकल एक्शन के द्वारा। मैकेनिकल एक्शन क्या है? ये हमारा जो है कोई एनर्जी या कोई फोर्स, कोई एनर्जी या कोई फोर्स जो है उसको, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स। मैकेनिकल का मतलब होता है एनर्जी, मैकेनिकल का मतलब हो गया हमारा फोर्स। जहां पे कोई फोर्स, कोई एनर्जी, कोई मूवमेंट्स उस रॉक्स को टुकड़ों में तोड़ दे तो उसी को हम कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। इस फिजिकल वेदरिंग को फिर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 पे जो है ग्रेनुलर, नंबर 1 पे ग्रेनुलर डिस इंटीग्रेशन। नंबर नेक्स्ट पे, ये एक्चुअल ऐसा है कि यूपीपीसीएस वगैरह के मेंस में भी, यानी कि जीएस मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब कि आ सकते हैं और आपको ऐसे ही फ्रेमवर्क बना करके डायग्राम के साथ आप लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट हम लिखते हैं जो है पीलिंग या एक्सफोलिएशन। पीलिंग, पीलिंग या एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट हमारा जो है ब्लॉक सेपरेशन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इसी में हमारा नेक्स्ट हो जाएगा क्या? ब्लॉक सेपरेशन। तो ये फिजिकल वेदरिंग की हम बातें कर रहे थे। पहले हमने डिफिनेशन देखा कि रॉक्स जो है मैकेनिकल फोर्स के द्वारा अपनी ही जगह पे टूट जाए, उस पे कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रोल ना हो, कोई केमिकल जो है रासायनिक क्रिया या प्रक्रिया उस पे अमल ना करे, और वो जो है मैकेनिकल यानी भौतिक जो है कारणों से वो अपनी जगह पे ही रह करके टूटने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा कि ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, पीलिंग हो सकता है, और ये हमारा जो है ब्लॉक सेपरेशन होता है। फिजिकल वेदरिंग के बाद रॉक्स अलग अलग शेप में, आकार में टूटती है, और उसी के आधार पे उसको फिजिकल वेदरिंग को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, उसके शेप के आधार पे, उसके आकार के आधार पे, उसके लुक के आधार पे। तो एक को कहा हमने ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, दूसरे नंबर पे हमने पीलिंग एंड एक्सफोलिएशन, तीसरे नंबर पे हमने ब्लॉक सेपरेशन। अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। दानेदार विघटन, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब दानेदार विघटन, ब्लॉक सेपरेशन का मतलब कि ब्लॉक जुदाई, और हमारा पीलिंग एक्सफोलिएशन का मतलब होता है अपदलन। पीलिंग और एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? हमारा अपदलन। जो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन है ये क्या किस लिए होता है हमारा? ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द
टेम्परेचर, जो पीलिंग एंड सॉरी ये जो ब्लॉक सेपरेशन है, ये हमारा टेम्परेचर और फ्रॉस्ट इसमें रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है इसमें? टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट, ब्लॉक सेपरेशन। और एक्सफोलिएशन में हमारा जो है पीलिंग में, ड्यू टू द टेम्परेचर एंड विंड, इसमें हम लिख सकते हैं टेम्परेचर एंड विंड। ये हमारा जो है हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो ग्रेनुलर है, रॉक डिवाइडेड या सेपरेटेड ग्रेन बाई ग्रेन, रॉक डिवाइडेड ग्रेन बाई ग्रेन या रॉक सेपरेटेड ग्रेन बाई ग्रेन, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। मान के चलिए ग्रेनुलर की अगर हम बातें करते हैं तो इसको हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। यहां पे ग्रेनुलर की बातें करें तो यहां पे हमने स्पेस ले लिया और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन लिखते हैं। डिसइंटीग्रेशन, मान के चलिए कि एक रॉक का कोई टुकड़ा ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी, किसी तरह से भी रॉक का टुकड़ा हो सकता है। ये जो है ग्रेन बाई ग्रेन सेपरेट होने लगे। ये क्या है? इसके जो ग्रेन है, दाने हैं, ये टूटने लगे और टूट करके जो है टूट करके ये ऐसे इससे अलग होने लगे। पहले बड़े बड़े दाने रहेंगे इसके पास में, जो टूटेंगे वही फर्दर टूट करके और छोटे होंगे, वो फर्दर टूट करके और छोटे होंगे। ऐसे देखिए इधर, ये जो है पहले बड़े बड़े होंगे, उसके बाद और छोटे, उसके बाद और छोटे, ऐसे टूटते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जो हिस्सा बीच वाला है वो हार्डली ऐसा छोटा सा हिस्सा रह जाएगा, वो थोड़ा ऐसे बड़ा छोटा सा हिस्सा रह जाएगा और बाकी रॉक का जो टुकड़ा है वो ऐसे टूट कर करके ऐसे पास मर पे आकर के उसके इकट्ठा होता रहेगा। इस बार थोड़ा छोटा रहेगा, इस बार और छोटा रहेगा, एक टाइम आएगा कि बहुत छोटा रहेगा, एक टाइम आएगा ऐसे टुकड़े जो है इसके जमा होते रहेंगे। ये इधर भी ऐसे कर लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि सेपरेशन ऑफ रॉक ग्रेन बाई ग्रेन। कुछ यहां भी ऐसे रहेगा, स्टार्टिंग में जो है बड़ा रहेगा, उसको वही फर्दर और डिवीजन होगा, ये और टूट करके और छोटा होगा, ये और छोटा होगा, इससे भी प्लस से जब टूटता रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमने लिखा, क्या कहते हैं? पीलिंग या एक्सफोलिएशन। सेपरेशन लेयर बाय लेयर, इसमें लिखिए सेपरेशन लेयर बाय लेयर, सेपरेशन लेयर बाय लेयर, सेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेल्स, सेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल या लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, सेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेल, in the form of shell. It's look like a onion, it's look like a onion। जब लेयर बाय लेयर, परत दर परत इसके रॉक के जो है टुकड़े टूट करके अलग होने लगे, जब उसमें शेल ऐसे एक शेल निकल करके अलग होने लगे, या उसमें ऑनियन यानी प्याज का जो लेयर होता है वो टूट करके अलग होने लगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? पीलिंग या एक्सफोलिएशन। इस पीलिंग वाली कंडीशन की अगर हम यहां पे डायग्राम बना करके समझते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है, तो ये पीलिंग वाली जो कंडीशन है हमारा एक्सफोलिएशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि ऑनियन की तरह जो होता है ये। इसमें है क्या कि कोई रॉक्स का टुकड़ा ऐसे है स्टार्टिंग में, और ये रॉक का टुकड़ा जो है हमारा यही रॉक का टुकड़ा आगे चल करके टूटने लगे, टूट करके क्या है इसे थोड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म, इस तरह से ऑनियन का जैसे प्याज का जो ये लेयर होता नहीं, इस तरह से, ये इस तरह से कुछ इस तरह से टुकड़ा जो है, और ये बीच में थोड़ा सा ये तो रहेगा ही, ये बाद में टूटेगा इस तरह से, और छोटे छोटे होते चले जाएंगे साइड वाले। ये मलबा जो डिब्रिस है, ये जो सेडिमेंट्स है, लास्ट में और ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा देखने की मतलब कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप कर लेता है। तो इसका ये जो ज्वाइंट है या इसमें जो मिनरल्स का कंपोजिशन है, या ये थोड़ा लिटिल बिट क्रिस्टलाइन है, इस तरह के कारण है ये रॉक का इस तरह से टूटा, तो इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन या पीलिंग ऑफ। नेक्स्ट हमने बताया
ब्लॉक सेपरेशन। ब्लॉक सेपरेशन जो हमारा होता है, इसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट के कारण ब्लॉक जो है अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगेगी। ब्लॉक जो है अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगेगी। अब इसको अगर हम समझते हैं, यहां पे ले लेते हैं ब्लॉक सेपरेशन को। मान के चलिए कि कोई रॉक्स ऐसे है, एक रॉक ऐसे है। ये ब्लॉक सेपरेशन जो है, ये ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन से हमारे कौन सी रूप तैयार हुई? जो डिजर्ट है राजस्थान का, ऑलमोस्ट ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन के कारण ही बनी है। सालों तक ये अरावली जो है टुकड़ों में, ग्रेन में ऐसे टूटती रही। एक्सफोलिएशन भी वहां पे रोल प्ले करता रहा और ये टूट करके ऐसे बारीक बारीक में एक टाइम ऐसा आया कि इतना बारीक ग्रेन हो गया, ये कोर्स ग्रेन में कन्वर्ट हो गया, यानी लाइक ए सैंड की तरह ये मतलब कि कन्वर्ट हो चुका है इस टाइम। पहले ये एक बहुत बड़ा जो ये पहाड़ी था, पहाड़ी से कैसे सालों तक इस पे मतलब कि इस तरह वेदरिंग होती रही और यही रॉक्स जो है कि टुकड़े बाद में पूरा डिजर्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से ये जो है दोनों फंक्शन वहां पे एक्ट किए होंगे। ये जो आपका ब्लॉक सेपरेशन है, ये सबसे ज्यादा आपका साउथ इंडियन जो रॉक्स हैं, जिसके हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम विजिट करें हैदराबाद, तो वहां पे क्या देखेंगे कि कोई ऐसे रॉक्स है। अब उस रॉक्स में क्या है कि ऐसे ये ज्वाइंट हो जाए, ये ज्वाइंट है मान लीजिए। ये ज्वाइंट इसलिए है कि उसमें मिनरल कंपोजिशन इसका अलग है, इधर वाले का अलग है। और बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कोई और जो है मिनरल्स का बना हुआ ऐसे कोई लेयर इसमें पाई जाए। एक लेयर ऐसे इधर टूट जाए, ये इसमें टूट जाए, कुछ ऐसे टूट जाए, कुछ ऐसे टूट जाए, कुछ ऐसे टूट जाए और इसमें क्रैक डेवलप होने लगे। इसमें क्रैक जो डेवलप होने लगेगा, उसका मुख्य कारण क्या होगा कि या तो इसी में कहीं पे ऐसे थोड़ा सा फ्रॉस्ट जमा हुआ। जब फ्रॉस्ट जमा होगा तो फ्रॉस्ट जो है क्या है कि आइस क्रिस्टल है, इसका टेम्परेचर बिलो 0 होता है, यानी कि माइनस में रहता है। जब कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बर्फ बन जाती है या आइस बन जाती है, तो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होती है। ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगी तो गोया यहां पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस क्रिएट करेगी, यहां पे एक तरह से फोर्स है, यानी कि शेयरिंग अवे दिस प्लेस, यानी कि जो शेयरिंग फोर्स के कारण या एक तरह से ऐसी फोर्स क्रिएट होगी कि यहां पे ये जो है ज्यादा एरिया में एक टाइम नेक्स्ट टाइम आएगा, ऐसा क्रिएट होगा। यही ऐसे इसको जो है क्रैक डेवलप करते चली जाएगी, ये क्रैक डेवलप होती चली जाएगी। अब ये ज्यादा एरिया में फैलती है। जैसे बर्फ अगर हम जो फ्रीज से निकालते हैं, अगर वो बोतल में होता है तो कभी कभी बोतल फट जाता है। उसका कारण यही है कि वो ज्यादा एरिया में, पानी अगर हमने उतना ही डाला, लेकिन जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ वाटर, तो वो क्या है ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है। ऐसे सेम ये क्रिस्टल है, ये मान के चलिए फ्रॉस्ट, और ये काम करता है। दूसरा कारण क्या होता है कि ये टेम्परेचर भी, अभी हम इसके बारे में बातें कर लेते हैं, ये टेम्परेचर जो है ये भी कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक्स में ऐसे कन्वर्ट होने लगता है। होता क्या है कि कोई रॉक्स मान के चलिए कि ऐसे है, एक टुकड़ा रॉक का ये है, एक टुकड़ा रॉक का ये है, एक टुकड़ा रॉक का ये है। ये वाला जो है, इसमें जो मिनरल कंपोजिशन है, जो कि कंडक्टिविटी यानी कि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी रिलीज नहीं करते। ये वाले मान के चलिए हीट को तो एब्जॉर्ब स्लो करते हैं और रिलीज जल्दी कर देते हैं। ये हीट को फास्ट एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज बहुत फास्ट कर देते हैं। तो तीनों कंडीशन हो सकती हैं किसी रॉक्स में। अब इस वाली कंडीशन में हीट जो है आपका एब्जॉर्ब हुआ तो ये एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होकर के कुछ यहां तक आ गई, ये वाला फर्दर यहां तक जगह ले ली, अब इसको ये पुश की, अब ये वाला जो है कांस्टेंट अपनी जगह पे बनी रही। या ये रॉक्स की ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये भी इस दिन के टाइम पे जब हीट हो तो हीट होने के बाद ये एक्सपैंड हो, अपने जगह से डिस्प्लेस हो और साइड वाले को एक तरह से ये थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करे, तो यहां पे क्रैक डेवलप होने लगेगा, यहां पे ऐसे क्रैक डेवलप होने लगेगा। तो इस तरह से जब क्रैक डेवलप होने लगेगा रॉक्स में, ड्यू टू द एक्सपेंशन, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, डे टाइम में हमारा टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसमें कुछ ऐसे मान के चलिए मिनरल्स हो सकते हैं, वो मिनरल जो है टेम्परेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो है उसमें थोड़ा प्लास्टिक या ये प्लास्टिक कैरेक्टर होता है, यानी कि वो फैलने लगे। रात के टाइम पे वही जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, टेम्परेचर जो है जल्दी से रेडिएट कर दे एटमॉस्फेयर में और ये ठंडा हो जाए, कूल हो जाए। कूल होने के कारण ये रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन होने का मतलब कि ये अपनी जगह दोबारा वापस आएगी। तो ये यहां पे पहुंच चुकी थी तो इस बार ये यहां पे आएगी अपने। अब देखिए ये यहां पे आ गई, ये वाली रॉक यहां पहुंच गई थी दिन के टाइम में, अब आ करके यहां पे आ जाएगी। इसका एक्चुअल जगह तो ऐसे था,
यहां पे कहीं पे था, यहां से ना करके कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम जगह पे घेरे और एक्सपेंशन का मतलब कि ज्यादा है। ड्यू टू द कूलिंग एंड थाविंग, थाविंग का मतलब होता है गर्म होना, कूलिंग का मतलब होता है हमारा ठंडा होना। तो ठंड होने के कारण सिकुड़ जाए रॉक्स और इसके कारण जो है फैल जाए, तो इस तरह से एक ब्लॉक वाली कंडीशन ये क्रिएट होने लगती है रॉक्स में। यही रॉक्स आगे चल करके एक रूप ऐसी ले लेती है, मान के चलिए इसी को हम अगर हम बना देते हैं डायग्राम में, तो ये क्या है कि यहां पे जो है ऐसे कुछ टुकड़े ऐसे मिल जाएंगे हमको रखे हुए। अगर हम साउथ इंडिया के जो माउंटेनियस रीजन है, जितने भी पहाड़ियां उस पर हम देखते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे रॉक्स के टुकड़े एक ऊपर जो है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में टुकड़ा ऐसे रखा हुआ मिलेगा, और ये भी फिर बाद में टूट करके अलग हो जाएगा। ये वाला भी हमारा टूटेगा और ये भी ऐसे टूटेगा अलग से, और ये टुकड़े के ऊपर ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बहुत सारे रॉक्स के टुकड़े रखे होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन बाय द ब्लॉक टू ब्लॉक, यानी एक एक ब्लॉक्स में कॉलम्स में डिवाइड होने लगा। अब हम ले लेते हैं इसके जो एजेंट्स हैं, वेदरिंग के जो क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग के जो एजेंट्स हैं। तो इसमें नंबर 1 में मॉइस्चर एंड वाटर, फ्रॉस्ट एंड इंसोलेशन, विंड्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेदरिंग का जो ये एजेंट है, यानी कि फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग में जो एजेंट है, तो इसके एजेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 में मॉइस्चर एंड वाटर लिख लेते हैं, मॉइस्चर एंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा जो है फ्रॉस्ट एंड इंसोलेशन। नेक्स्ट हमारा जो है इसके एजेंट में क्या आ जाएगा, फ्रॉस्ट। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम इंसोलेशन। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं जो है विंड। अब देखिए मॉइस्चर एंड वाटर, मॉइस्चर वाटर का मतलब क्या होता है, जब कोई बारिश होती है तो बारिश के पानी के कारण क्या है कि रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो अपनी ही जगह सेपरेट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और कभी कभी फोर्स से बारिश होती है तो ये उसमें अलग हो जाते हैं। कभी कभी वाटर जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के कारण जो नहीं है उसमें अंदर एक तरह से हीट जो है ज्यादा सिम हो जाएगा और ये जो है फिर सेपरेट होने लगेगा। ऐसे फ्रॉस्ट एक्शन हमने बताया अभी एग्जांपल कि फ्रॉस्ट में जो है पूरा एग्जांपल के साथ, ये इंसोलेशन में क्या होगा, यानी कि जो सनशाइन होता है टेम्परेचर के घटने और बढ़ने के कारण क्या होगा, तो डे टाइम पे हमारा जो होगा वो हीटिंग होता है, डे टाइम में हमारा हीटिंग होगा, और जब हीटिंग होगा तो रॉक्स क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और नाइट के टाइम में हमारा यही रॉक्स जो नहीं है ये क्या होगा, कूलिंग होगा, और कूलिंग होगा तो ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये सिकुड़ेगी। ऐसे विंड एक्शन का मतलब कि जब हवा चलती है तो रॉक्स पे स्ट्राइक करती है और रॉक्स के मलबे को, उसके डिब्रिस को उड़ा ले जाती है या उसको वहीं पे छोड़ देती है, और वो बाद में फिर उस पर हवा स्ट्राइक करती है, वो टूटता रहता है। ये सारे के सारे फंक्शन एक साथ काम कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फिजिकल वेदरिंग के जो एजेंट्स हैं मेनली यही है। अब हम आ जाते हैं केमिकल वेदरिंग पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, हाँ, इसमें क्या है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन सीटू ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा रॉक्स जब अपनी ही जगह पे टुकड़ों में टूटने लगे तो उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ब्रोकन डाउन द रॉक्स एट इट्स ऑन प्लेस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा रॉक्स अपनी ही जगह टूटने लगे तो वो केमिकल वेदरिंग कहलाएगा। इसमें क्या है, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं ये कैसे कैसे होता है, तो नंबर 1 पे इसमें हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लिख देते हैं कार्बोनेशन। नेक्स्ट हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम लिख देते हैं चीलेशन। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, छूट गया कोई, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, एक और लिख देते हैं यहां पे हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है कि मिनरल जो है डिसॉल्व इन द वाटर। जब वाटर कहीं से फ्लो करे या कहीं पे आकर के स्टोर हो जाए तो मिनरल क्या होगा, इसका मिनरल डिसॉल्व इन वाटर। अब मिनरल जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो डिसॉल्व होने के साथ साथ ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि कास्ट टोपोग्राफी, यानी कि जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, वहां पे जब वाटर फ्लो करता है या बारिश होती है या वाटर किसी कारण वहां पे स्टॉक हो जाए तो ये क्या है कि सारा का सारा जो इसका डिब्रिस है वो इसी में, यानी कि इसके मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के साथ साथ ये डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। जब ये डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे तो एक यूनिक मतलब कि पैटर्न अपना जनरेट कर लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। तो ये वाला जो है सॉल्यूशन, यानी कि मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स रॉक्स में पाए जाते हैं जो कि उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उसका जो है सॉल्यूशन बन जाते हैं और उसे एक तरह से रॉक्स जो का अपर्दन या रॉक्स जो होती है मतलब कि टुकड़ों में टूट करके उसमें मिल जाती है, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सॉल्यूशन के बाद क्या है, कार्बोनेशन। नेक्स्ट हमारा जो है कार्बोनेशन है। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोनेशन, कार्बन CO2 मान लीजिए, CO2 मिक्स्ड विद वाटर, मान लीजिए कि CO2 मिक्स्ड विद वाटर, और ये जो है अगर ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी, यानी कि लिटिल बिट, जैसे बारिश का पानी जब एटमॉस्फेयर से गुजर करके हमारे अर्थ पे यानी सरफेस पे आता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है कण या बहुत सारे जो है CO2 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनसे मिलने के बाद ये तो लिटिल बिट जो है एसिडिक हो जाता है यही वाटर या कार्बोनिक एसिड। और यही कार्बोनिक एसिड जो है कभी ऐसे रॉक सब्सटेंसेस पे गिरता है या बारिश होती है तो वो क्या है, बाइकार्बोनेट्स बना देते हैं या उसको फर्दर जो है मतलब कि उसका केमिकल वेदरिंग स्टार्ट होने लगता है। जैसे मान के चलिए कि अगर ताजमहल को ले लेते हैं तो ताजमहल में क्या है कि वो बना हुआ है मार्बल का, और मार्बल का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट्स है। और कैल्शियम कार्बोनेट्स क्या होता है, जब ये बारिश जो है CO2 से मिलता है और CO2 की अगर क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, तो इसका मतलब कि जो है एसिडिटी वाटर की या रेनफॉल की ज्यादा होगी, ज्यादा एसिडिक वाटर होगा, इसका pH वैल्यू ज्यादा जो है यानी कि एसिड होगा, यानी कि कम pH वैल्यू होगा 0 से 7 तक, जैसे कि एसिडिक हो 0 से 7 तक मतलब कि वो होता है नॉर्मल होता है, 7 से पहले तक जो होता है, 7 से पहले वो एसिडिक होता है, तो ये 7 से घटने लगेगा। और जो है बारिश होती है वो 6 पॉइंट समथिंग तक बारिश होती है, लिटिल बिट एसिडिक ही रहती है बारिश। अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगेगी तो इसका मतलब कि ये एसिड होने लगेगा, और जब ये जितना ही ज्यादा एसिड होता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यही कैल्शियम कार्बोनेट से मिल करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह बना देगा, और ये जो ताजमहल की जो ऊपर की रॉक्स है वो जो है उस पे येलोइश कलर होने लगेगा या उस पे एक तरह से वेदरिंग होने लगेगा और कोरोजन होने लगेगा या उसके लेयर छूटने लगेगी, टूटने लगेगी। तो इस वाली कंडीशन को क्या कहा जाएगा, कार्बोनेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा ऑक्सीडेशन है। तो इसमें क्या है कि रिएक्शन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्शन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन। एक्चुअली इसकी कंडीशन ये है, ये समझें कि जो ऑक्सीजन है जब ये मॉइस्चर से मिलता है, मान के चलिए कि जनरल दिनों में मॉइस्चर क्या है, ये ड्यू है या बारिश का पानी है, तो यही ऑक्सीजन मॉइस्चर से मिलने के बाद ऑक्साइड बन जाएगा, और यही ऑक्साइड कुछ ऐसे मिनरल से मिले, यही ऑक्साइड कुछ ऐसे मिनरल से मिले तो उसमें क्या होगा कि उस मिनरल को ये क्या है इरोड करने लगेगा और उसमें कोरोजन होने लगेगा। मान लीजिए ये ऑक्साइड किससे मिल गया, ये मिल गया आयरन से या फेरस से। जैसे आयरन को अगर बाहर रख देते हैं शीत में या जहां पे ड्यू ज्यादा गिरती हो, मॉइस्चर ज्यादा हो,
तो उस पर क्या होता है, कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगता है। वो जंग लगने लगता है क्यों? इसी कारण से, ऑक्सीडेशन के कारण। उसका मतलब क्या है कि रॉक्स में भी कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जा सकते हैं, और उस मिनरल्स में का जो मतलब कि जब कांटेक्ट इस तरह के फेनोमेना से होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन के कारण वो कोरोड होने लगेगा। कोरोड का मतलब कि उसमें जंग होकर के ऐसे उसका ऊपरी हिस्सा निकलने लगेगा, तो क्या कहा जाएगा उसको? कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन का मतलब कि जंग होकर के ऊपरी हिस्सा उसका निकलने लगे। ये कहां पे होगा? जैसे कि फेरस ऑक्साइड है, तो किसी रॉक्स में अगर फेरस ऑक्साइड है तो ये जो है ऑक्सीजन से मिलने के साथ प्लस ये मॉइस्चर का होना भी जरूरी है, तो ये क्या है कि ऑक्साइड बनाएगा, या एक तरह से ऑक्सीडेशन होगा, और वहां से कोरोजन होगा, या उसमें जंग लग करके लग जाएगा, और वो उसकी लेयर बाय लेयर ऐसे निकलने लगेगी, तो इसको क्या कहेंगे? केमिकल वेदरिंग का एक तरीका है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रेशन। कोई भी रॉक्स जब वाटर बॉडीज में मिल जाए और वो वाटर बॉडीज में डिसॉल्व हो जाए या उसमें सस्पेंडेड रहे, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रेशन कहा जाएगा। हाइड्रेशन के कारण ही जैसे जिप्सम बनता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एक वैरायटी है। जो रॉक साल्ट है, जो हमारा जो है नाइट्रेट है, जैसे राजस्थान में नाइट्रेट पाया जाता है, जो राजस्थान की जो सॉइल है डिजर्ट एरियाज की, उसमें नाइट्रेट पाया जाता है। नाइट्रेट का मतलब क्या होता है कि जो माउंटेनियस रीजन है, कहीं से मान के चलिए यह माउंटेन है और यहां से रिवर अच्छा खासा मलबा बहा करके ला करके अब दूसरे एरियाज में डिपॉजिट कर देती है। इस जो डिपोजिशन हुआ, इसमें कैल्शियम पाया जा सकता है, इसमें नाइट्रेट पाया जा सकता है, इसमें जिप्सम पाया जा सकता है। ऐसे ही ये हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि रिवर अपने उसमें कोई चीज एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके मिनरल्स को, उसके शेप्स को, रूप्स को बदलती है, और इसको वाली कैरेक्टर्स को क्या कहा जाएगा? हाइड्रेशन। नेक्स्ट हमारा चीलेशन है। चीलेशन का मतलब कि जो आयन अगर जो है, आयन कहीं पे एक्टिव होते हैं और उसके रूप्स को उसको बदलाव लाते हैं, तो आयन क्या करता है कि जो आसपास के सराउंडिंग्स के जो मतलब कि मिनरल्स या एलिमेंट्स होते हैं, उसको एक तरह से पकड़ बना लेते हैं, और फिर उसी को रिएक्शन उसमें होता है, तो इसको क्या कहते हैं? चीलेशन कहते हैं। एक आयन अपने आसपास कभी 2 कभी 4 जो है मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट से मतलब कि जकड़ जाता है, और इस तरह से रॉक्स को लूज कर देता है, तो इसको चीलेशन कहेंगे। ये हो गया हमारा केमिकल वेदरिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब हुआ हमारा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू द प्लांट्स, ड्यू टू द एनिमल्स, ड्यू टू द मैन, यानी कि जैविक अपक्षय, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय प्लांट्स, एनिमल या मैन। तो ये प्लांट्स, एनिमल या मैन के द्वारा जब रॉक्स, अभी तक दोनों जो हमने पढ़ा उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं था, एंथ्रोपो फैक्टर नहीं था। यहां पे ये एंथ्रोपो फैक्टर है, यानी कि मैन भी इन्वॉल्व है, इसमें प्लांट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें वेजिटेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें एनिमल का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक यानी रॉक्स टुकड़े में टूट जाए, बारीक ये जो है लूज हो जाए, टुकड़े में टूटने लगे, आदमी की वजह से, एनिमल की वजह से, या कोई प्लांट्स या वेजिटेशन उसकी वजह से, तो इसको क्या कहा जाएगा? बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाएगा। होता क्या है कि मान के चलिए कि ये एक कोई हमने रॉक का टुकड़ा ले लिया, एक पेड़ हमने लगा दिया, इस पे पेड़ हमने लगा दिया ऐसे। ये पेड़ जो है क्या है कि इसकी जो रूट्स हैं, जितना ज्यादा ये डेप्थ में पेनिट्रेट करेंगी, उतने ही ज्यादा इसकी रॉक्स को लूज करेंगी। ये रॉक्स को जब लूज करेंगी, उसका मतलब क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लूजनिंग हो गई सॉइल, या रॉक्स लूजनिंग हो गई, लॉग जो है डिवाइड हो रही है टुकड़ों में, इसी को कहा जाएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग। कभी कभार क्या होता है कि इसी रॉक्स में जो बर्रोइंग एनिमल्स हैं, बर्रोइंग एनिमल्स का मतलब कि जैसे कि चूहा, रैट्स हो गया, स्नैक्स हो गया, इस तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, वो बर्रोइंग एनिमल कहलाते हैं। या मतलब कि एंट यानी चूटी भी हो गई, वो भी इसी में आ जाएगी। तो इस तरह से जो अंदर जाकर के कुरेद करके जमीन को चाल करके इसको बारीक बारीक टुकड़े में करती रहती है। जैसे बिहार में जो फ्लड आया एक बार, तो नीतीश कुमार जी ने यही बताया कि ये जो है लोग
उस पे बैंक पे जो रिवर का बैंक बनाया गया, आर्टिफिशियल बैंक, उस पे लोगों ने जो है ला करके जो स्टैक्स है यानी कि जो क्रॉप्स है उसको ला करके उसी पे रखा। अब उस पे क्या है कि चूहों ने नीचे बहुत सारा उसको खुरचाल करके उसको कमजोर कर दिया। अब कमजोर कर दिया तो उसका मतलब क्या, फिर आसानी से जब रिवर का पानी उसको बहा ले गया तो बैंक उसका टूट गया। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल यहाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ह्यूमन बीइंग भी जो है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदरिंग। तो इस वाली कंडीशन में हम ये जान लें, ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है कि जनरली वेजिटेशंस या क्रॉप्स या प्लांट्स रॉक्स को वेदरिंग होने से बचाते हैं, बल्कि ये वेदरिंग के एक तरह से अगेंस्ट काम करते हैं। वेदरिंग नहीं होने देता ये प्लांट्स ये, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वेदरिंग हो जाता है। ये जो आपका माइज है या मैज जिसे कह सकते हैं हम, सबसे ज्यादा वेदरिंग इसी क्रॉप से होता है, क्योंकि ये जो है इसकी जड़ें, ये मान के चलिए कि ये रॉक्स है या सॉइल है और इसकी जड़ें ऐसे ऊपर दिखती रहती हैं, इसकी जड़ें ऊपर दिखती रहती हैं, ऐसे इसकी जड़ें ऊपर दिखती रहती हैं इस प्लांट की, माइज की। तो ये सबसे ज्यादा वेदरिंग वाला क्या है, वेदरिंग करता है, यानी ये टुकड़ों में रॉक को तोड़ देता है। सबसे ज्यादा इरोजन इसी के कारण होगा और ये जो है लूज कर देगा सॉइल्स को। तो इसका ये है। लेकिन जनरली क्या है कि जो वेजिटेशन होता है, क्रॉप्स होता है, वो वेदरिंग होने से बचाता है। ठीक है, तो ज्यादा इसका मेन रोल वही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग। वेदरिंग के जो है क्या क्या फैक्टर्स हैं, अब इस पे ले लेते हैं नंबर 1 पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदरिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग के क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। टाइम हमारा हो गया, 11 बज गए हैं, यानी कि 1 घंटे होने वाले हैं। तो नंबर 1 पे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। नंबर 1 पे हमारा जो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है। नंबर 2 पे हमारा है क्लाइमेट। नंबर 2 पे हमारा क्लाइमेट। नंबर 3 पे हमारा रिलीफ। नंबर 4 पे हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है। नंबर 4 पे हमारा क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदरिंग के क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं। वेदरिंग कितने प्रकार थे हमने उसके बारे में बातें कर ली अभी। अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। अगर रॉक्स का जो है मिनरल कंपोजिशन कैसा है वो डिसाइड करेगा जो है वेदरिंग को। कहीं पे जो है विंड वाला वेदरिंग ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, कहीं पे रन ऑफ ज्यादा होगा। तो इस वाले के एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए क्या कहते हैं, ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन में कौन सा वेदरिंग होगा, केमिकल वेदरिंग होगा, केमिकल वेदरिंग होगा। लेकिन यही लाइमस्टोन अगर जो है आपका ड्राई एरियाज में होगा, इसमें केमिकल वेदरिंग कब होगा, जब ये वाटर से कांटेक्ट में आएगा, यानी कि रन ऑफ हो या रेनफॉल हो या रिवर रन ऑफ हो, रिवर का पानी बहे या झील का पानी आ जाए, तो इसके कारण ये जो है केमिकल वेदरिंग इसमें होगा लाइमस्टोन में। अदरवाइज ये बहुत हार्ड रॉक रहेगी। कहां पे, इन केस ऑफ ड्राई लैंड्स, इन केस ऑफ ड्राई लैंड्स, इन केस ऑफ डिजर्ट लैंड। तो डिजर्ट्स में, ड्राई में विंड का एक्शन इस पे बहुत कम होगा, तो वहां पे ये हार्ड रॉक का रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर जो है आपका वेट एरियाज हैं जहां पे बारिश का पानी ज्यादा है या जो है ये केमिकल वेदरिंग होगा वहां पे, तो और ड्राई एरियाज में ये वेदर नहीं होगा, ये बहुत हार्ड रॉक का रोल प्ले करेगी। ऐसे ही ले लीजिए क्या है कि और दूसरा कोई रॉक्स, जैसे राजस्थान की जो रॉक्स हैं वहां पे क्या है कि केमिकल और ये विंड सारे मतलब कि फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। अब आप आ जाइए क्लाइमेट्स पे। क्लाइमेट्स के बारे में हमने बात किया कि क्या क्या, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, विंड, ये सारे जो है हमारा क्लाइमेट्स के अंदर आ जाएंगे। अब टेम्परेचर की अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे एक तो ये ट्रॉपिकल एरियाज हो गया,
ये ट्रॉपिकल हो गया, दिस इज द टेम्परेट हो जाएगा, ये टेम्परेट, और ये हमारा पोलर एरियाज, ऐसे इसमें भी ले लीजिए। तो अब एक तरफ से सारे वेदरिंग को देख लेते हैं क्लाइमेटिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारा ये वाला एरिया है ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में कौन कौन सा वेदरिंग होगा? ट्रॉपिकल एरियाज में हमारा वेदरिंग जो है, बारिश ज्यादा होती है तो इसका मतलब कि यहां पे केमिकल वेदरिंग होगा, बारिश ज्यादा होगी तो यहां पे केमिकल वेदरिंग होगा। इक्वेटर पे बारिश जो है सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे चीलेशंस हुआ या आपका क्या नाम है ये, अरे डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स होगा, और यहाँ पे सड़ने गलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो एक तरह से केमिकल वेदरिंग इक्वेटोरियल एरियाज में होगा। और ट्रॉपिक्स पे क्या होगा? हमारा केमिकल वेदरिंग होगा जब बारिश होगी। मानसून के टाइम पे यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होगा, और गर्मियों में मई में जून में यहाँ पे क्या होगा? हमारा फिजिकल वेदरिंग होगा। यहाँ पे हमारा फिजिकल वेदरिंग होगा, क्योंकि ड्यूरनल टेम्परेचर का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है डे टाइम में, नाइट टाइम में। कहां पे? राजस्थान वगैरह में देखा होगा कि राजस्थान में एक आदमी को 3 बजे रात में कंबल ओढ़ना ही ओढ़ना पड़ता है, और उसको डिजर्ट कूलर बंद करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 18 या 20 के आसपास हो जाता है नाइट में, गर्मियों में। और वहीं दिन के टाइम में 3 बजे के टाइम दिन में या 2 बजे के टाइम दिन में उसी जगह का टेम्परेचर 45 से 50 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो 45 नाइट में हो जाता है, और डे 45 जो है डे के टाइम में रहता है, और रात के टाइम में जो है हमारा वही 20 हो जाता है, 25 हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंसेस अगर राजस्थान में एक दिन के अंदर देखते हैं तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर यानी ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंसेस है। तो कितना ज्यादा राख जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसे मतलब कि फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो ये वाला फेनोमेना होगा। ये हमारा जो पोलर एरियाज है, यहां पे वेदरिंग ओनली और ओनली अगर होगा तो उसके कारण होगा, ग्लेशियर के कारण होगा। यहां पे कोई केमिकल वेदरिंग नहीं होगा, यहां पे कोई भी वो नहीं होगा, क्या नाम है, फिजिकल वेदरिंग नहीं होगा। अब आप आ जाइए रिलीफ की अगर हम बात करते हैं तो ये भी वेदरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिपेंड करता है कि रॉक्स का, मान के चलिए कि जैसे ये है, ये वाली जो रॉक्स है ये ज्यादा वेदरिंग होगी, सबसे ज्यादा वेदरिंग यहां पे होगी। ये आकर के डिपॉजिट होने लगेगी यहां पे, तो यहां पे लीस्ट वेदरिंग होगी ना के बराबर। और वेदरिंग होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है, यही रॉक्स जो है कुछ ऐसे बन जाएगा, ये वेदर होकर के मलबा जो है, क्योंकि यहां पे जो है सुपर इनकम्बेंट फोर्स, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जो है मलबा बह करके नीचे आ जाएगा। जब रिवर का पानी या कोई भी इसमें मॉइस्चर आ जाए या नमी आ जाए और इसका जो है प्रेशर या वेट बढ़ जाए तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी ग्रेविटेशन के कारण। तो इस तरह से ये रिलीफ भी इसका एक फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा ये कंप्लीट हो गया आज का वेदरिंग की क्लासेस। अब हम फिर कल मिलते हैं दूसरी क्लास के लिए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।